हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अपॉइंटमेंट मेरी बुक हो गई है जर्मन एम्बेसी दुबई में। तो बेसिकली आज मैं वीज़ा कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पोर्टल पर रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने पासपोर्ट की 4 पिक्चर्स, जो 4 पेजेस की उसकी स्कैन है, वो आप लोगों ने अपलोड करना है, विच इंक्लूड आपकी बायोमेट्रिक पेज, एक सिग्नेचर पेज, एक आपके बायोमेट्रिक के सामने वाला पेज और एक एम्प्टी वीज़ा पेज। तो ये 4 पेजेस आपने अपलोड करने हैं। आप गूगल पे लिखेंगे पाकिस्तान पासपोर्ट स्कैन, तो आपको इमेज ईजिली मिल जाएगी, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सेकंड चीज़, आपने यहाँ पे अपना एमिरेट्स आईडी, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और अपना वीज़ा अपलोड करना है पोर्टल पे। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन आपने अपलोड करनी है। ब्लॉक अमाउंट लेटर मत अपलोड कर दीजिएगा। ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन लेटर के नाम से कोरेकल, क्योंकि मैंने कोरेकल से किया था, तो उसका लेटर आप लोगों ने अपलोड करना है। फिर आप लोगों ने LOM अपलोड करना है। कोशिश कीजिएगा LOM चैट GPT से जितना कम लिखवा सकें उतना बेहतर है। थोड़ा सा उसमें अपनी चीज़ें भी ऐड करें, क्योंकि वो इजीली ट्रेसेबल हो जाता है कि चैट GPT से बंदे ने लिखा है, तो आपकी रियल इंटेंशन पता नहीं चलती। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कंबाइन करके एक ही PDF में अपलोड कर देना है। अच्छा, तो जो कोरेकल से मिलती है वही आप लोगों ने अपलोड करनी है। मेरा थोड़ा सा अलग केस था, मैं 30+ मेरी एज थी, 31। तो मैंने कोरेकल से नहीं ली थी। कोरेकल 30 के बाद आपको इंश्योरेंस नहीं देता, पब्लिक इंश्योरेंस जो TK और AOL वगैरह है वो नहीं देता आपको, तो आपको माविस्टा या दूसरी उस पर जाना पड़ता है। मैंने माविस्टा चूज़ की थी। तो मैंने ये किया था कि मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस को कंबाइन करके एक ही पोर्टल पे अपलोड कर दिया था। तो आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है कि पूरा पासपोर्ट मत अपलोड करिएगा, उस पर करेक्शन आ जाती है। और LOM हो गया, आपने CV लिखनी है। अच्छा, CV पे आपने वही वर्क एक्सपीरियंस डालना है जिस वर्क एक्सपीरियंस का आपके पास प्रूफ हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है डिपेंडिंग ऑन वीज़ा ऑफिसर के वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस की कोई प्रूफ मांगता है, विच इंक्लूड आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके कोई इंक्रीमेंट लेटर या यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई लेटर है आपके पास, तो वो लोग मांग सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि CV पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस डालें। अब फर्स्ट करें आप लोग किसी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में डाल रहे हैं, तो आपकी CV भी वही एक्सपीरियंस शो करना चाहिए जो कि रिलेवेंट हो उस फील्ड में। कोई भी एक्सपीरियंस मत डालिएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कोई आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है किसी और सेक्टर में, किसी और फील्ड में, कोई फाइनेंस में की है, वो आपकी डिग्री से रेलेवेंट नहीं है जो कोर्स आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अवॉइड करें। अदर डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन होता है वहाँ पे। मैं दुबई पोर्टल की बात कर रहा हूँ, जो UAE से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी और बाकी कंट्रीज़ के पोर्टल का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने UAE से अप्लाई किया था, तो मैं वही बेहतर आप लोग को गाइड कर सकता हूँ एज़ पर माई नॉलेज। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और अपना जितना भी वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड किए थे। एक बार फिर से आप लोग एमिरेट्स आईडी और वीज़ा अपलोड कर दीजिएगा, जस्ट इन केस के वो कहीं मिस हो जाए। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर तो मैंडेटरी है, वो तो उसका एक सेपरेट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद तकरीबन हफ्ता भर, मैं अपनी टाइमलाइन बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन मैंने 12 जून को रात 10:30-11 बजे के करीब जो है वो डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए सबमिट किए थे। और 20 जून को मेरे पास एक करेक्शन आई थी। वो करेक्शन भी बेसिकली छोटी सी थी, मेरी गलती थी कि मैंने पासपोर्ट जो है वो पूरा अपलोड कर दिया था, और उन्होंने कमेंट डाला था कि सिर्फ 4 पेजेस उनको चाहिए अपलोड करने के। तो वो 4 पेजेस जब वो किए तो 24 तारीख को मेरे पास आ गया कि अब अपॉइंटमेंट बुक करें। तो जब मैंने लॉगिन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मंथ्स की अपॉइंटमेंट जो थी वो अवेलेबल थी। तो सबसे जो अर्लीस्ट आ रही थी वो 1 जून आ रही थी, 9:30 से 10 बजे मैंने वो बुक करवा ली और मैं यहाँ पे देने आ गया इंटरव्यू। तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल और कॉपीज़ भी वगैरह भी मेरे पास थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कोई मुझसे किसी भी चीज़ का सवाल नहीं किया। सिर्फ ये पूछा कि आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया स्टूडेंट वीज़ा मास्टर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और सेकंड चीज़, उन्होंने एक मेरी बायोमेट्रिक तस्वीर मांगी। तो एहतियात के तौर पे आप 4 से 5 तस्वीरें लेके जाएँ, क्योंकि कभी-कभार ये होता है वीज़ा ऑफिसर मल्टीपल तस्वीरें आपकी माँगता है, अगर आपका केस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो डिपेंडिंग ऑन वीज़ा ऑफिसर। ठीक है, तो 4 से 5 तस्वीर आप लोगों ने अपने साथ रखनी है। अच्छा, पासपोर्ट उसके बाद उन्होंने ले लिया।
तो पासपोर्ट पे अपने कोशिश कीजिएगा कि पासपोर्ट के 2 वीजा पेजेस आमने सामने वाले खाली हों जिस पे आपका वीज़ा स्टैंप होगा, क्योंकि होता ही है जब आप जर्मनी एंट्री या एग्जिट कर रहे हो तो जो मैंने सुना है वो पासपोर्ट के सामने वाले पेज पे आपकी एंट्री और एग्जिट की स्टैंप्स करते हैं। अच्छा, ये है। उसके बाद वो आपको आपके ने जो LOM पोर्टल पे अपलोड किया उसका एक प्रिंट आउट निकाल के देगी और बोलेगी इसको साइन कर दें। आपने उसको साइन कर देना है। 2 पेपर्स वो आपको और देगी साइन करवाने, जो कि एम्बेसी के पेपर होंगे, तो वो आप लोगों ने साइन करने हैं। उसके बाद वो आपसे फ़ीस डिमांड करेगी, तो जो भी करंट है 75 यूरोस फ़ीस है। तो जिस वक्त मेरा इंटरव्यू था उस वक्त मैंने 320 दिरहम्स दिए थे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कैश लेके जाएं, आपके पास चेंज भी हो। और कैश का कार्ड को अवॉइड करिएगा, क्योंकि कार्ड का ये होता है कि वो आपका जो कार्ड नंबर है और पिन वगैरह है वो पोर्टल पे अपलोड करते हैं, थोड़ा सा रिस्की बन जाता है, सिक्योरिटी इशू। अगर आपको सिक्योरिटी इशू नहीं है तो आप भले कार्ड दे दें। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कार्ड से पेमेंट करें। वहाँ पे कैश लेके जाइएगा और चेंज लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपने 500 दिरहम का नोट उनको दे दिया तो उनके पास चेंज यहाँ पे होता नहीं है। एम्बेसी के पास यहाँ पे चेंज नहीं होता, जो कि ये थोड़ी सी बुरी बात है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कैश लेके जाएं। उसके बाद ये हो गया, फिर वो आपके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करते हैं, आपकी सारी एप्लीकेशन वगैरह को एक बार रिव्यू करती है वो कि सारे पेपर्स आपके पूरे हैं या नहीं है। आपसे कोई पेपर नहीं लेगी वो जब आपका पासपोर्ट स्कैन करेगी अपने स्कैनर पे, तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड किए हुए होंगे ना, वो सारे एक एक करके जो है आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको वो खुद ही सॉर्ट करेगी, आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, मेरे केस में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो उन्होंने नहीं पूछा कि आप जर्मनी कौन से सिटी जा रहे हो, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोर्स बताओ, एक सवाल भी नहीं किया था। इवन मेरा नाम भी नहीं पूछा था उन्होंने। तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि इसकी केस में इंटरव्यू हो, क्योंकि मेरे से पहले एक खातून थी, उनका इंटरव्यू वो लोग ले रहे थे सेम वीज़ा काउंटर पे, जिसमें मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन उसी सेम वीज़ा ऑफिसर ने उस खातून का इंटरव्यू लिया था। तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस है। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरे बाद 1-2 और लड़के आए थे, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था वहाँ पे। मेरे बायोमेट्रिक्स में कुछ मसला था, स्कैन नहीं हो रहे थे। जो वीज़ा ऑफिसर मेरी थी उसके स्कैनर पे मेरे बायोमेट्रिक स्कैन नहीं हो रहे थे। मे भी कोई इशू हो, इतने स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं वहाँ पे वेट ही कर रहा था, तो उससे वो लोग ने प्रॉपर इंटरव्यू किया है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि अगर आप जो भी जवाब दे रहे हो या वो जो भी सवाल कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं कि वो सब सुन रहे हैं। तो उस चीज़ पे आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और जो भी चीज़ पूछें, वैसे तो पूछते नहीं है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वैलिड हों। जो मुझे लगता है मेरे डॉक्यूमेंट सारे वैलिड थे, तो मुझसे उन्होंने एक सवाल भी नहीं किया, खुद ही ईमेल कर दी, वीज़ा लग गया, आके कलेक्ट कर लो। तो ये छोटी सी चीज़ थी। अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट कर दे, अब मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मुझे ईमेल कर दे, उस ईमेल पे जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।